नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के अवध ब्रिटिश रिलेशन का पार्ट 2, जो 13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया गया, मीन्स annexation ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश ऑन 13 फरवरी 1856 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा कि किस प्रकार 1757 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति ने और फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत इन्होंने भारत के रियासतों और भारत के छोटे छोटे राज्यों को विलय कर लिया था। इसी प्रकार दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, मैसूर और हैदराबाद के निज़ाम, इनके बाद उत्तरी भारत में धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने की नीति प्रारंभ करी। लॉर्ड वेलिस्ली, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे, उन्होंने अपनी सहायक संधियों के माध्यम से अवध को अधिकृत करने का प्रयास किया और उनका उद्देश्य था कि अवध में अराजकता, अशांति का दोष नवाब में को दिया जाए और नवाब को ये आरोप लगा करके उसे ब्रिटिश हितों पर आघात पहुंचाने वाला बताया गया। वेलिस्ली ने नवाब को पेंशन लेकर अवध के राज्यों को छोड़ने का भी सुझाव दिया था। परिणाम था 10 नवंबर 1801 को उन्होंने संधि की और नवाब ने बड़ी अंग्रेजी सेना अवध में रखना स्वीकार कर लिया और खर्च के लिए गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद तथा रुहेलखंड से मार्ग भी दिया। यहाँ तक कि उससे प्राप्त होने वाला रेवेन्यू भी अंग्रेजों को प्रशिक्षित सेना के लिए दिया गया। नवाब अपनी सेना में वृद्धि करना चाहता था, पर इस संधि को स्वीकार कर उसने सेना को भंग करने का वचन वेलिस्ली को दे दिया। पीई रॉबर्ट इस संधि के बारे में लिखते हैं, अवध की चारों ओर ब्रिटिश अधिराज्य की सीमा फैली हुई थी, जो एक ओर हिमालय का स्पर्श कर रही थी तो दूसरी ओर सिंधिया के अधिराज्य में थी। ब्रिटिश इतिहासकार मिल ने भी इस संधि की आलोचना की और विल्सन ने भी इस संधि को अवध के विरोध में बताया। अवध के नवाब 1765 के उपरांत सदा कंपनी के वफादार बने रहे। अल्फ्रेड लॉयल कभी भी वेलिस्ली का आलोचक नहीं रहा, पर यह 1801 की संधि के कारण उसने उसकी आलोचना की। प्रशासन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई सुधार नहीं किया। इस संधि ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय करना सुगम बना दिया। निसंदेह वेलिस्ली ने पूर्णतः अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित नहीं किया। यह काम उसने लॉर्ड डलहौजी के लिए छोड़ दिया। वेलिस्ली के जाने के बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक उन्होंने भारत के प्राय छोटे छोटे राज्यों को भी विलय करना प्रारंभ किया, जिसमें अवध भी महत्वपूर्ण था। 1837 की संधि के अंतर्गत मोहम्मद अली ने ऑकलैंड को प्रशासन में सुधार करने का चयन दिया। लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर 1848 में आया और वह वेलिस्ली से भी ज़्यादा साम्राज्यवादी था। अवध के रेजिडेंट स्लीमैन तथा उसके उत्तराधिकारी आउटरम ने अवध के प्रशासन की रिपोर्ट डलहौजी को प्रेषित की। इन दोनों का कहना था कि अवध की स्थिति पतन की पराकाष्ठा पर जा पहुंची है और तुरंत सुधार की आवश्यकता है। कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने इसको हड़पने की नीति का प्रयास प्रारंभ कर दिया। प्रशासन ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में लेना चाहता था और अवध के बादशाह के बाद उसकी उपाधि और उसके महल आदि को छोड़ने के लिए कहा गया। लॉर्ड डलहौजी अवध की समस्या को उसे अंग्रेजी राज्य में मिलाकर हल नहीं करना चाहता था। इंग्लैंड में बैठे उच्च अधिकारियों ने डलहौजी के विचार को नहीं माना और अवध के विलय का निर्णय ले लिया। डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में न मिलाने के तर्क प्रस्तुत किए। 1801 की संधि के उपरांत सदा अंग्रेजों के प्रति वह निष्ठावान रहा। कभी भी उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया और अवध के रेजिडेंट भी अवध के विलय के विरोधी थे। फिर भी संचालक मंडल के सदस्यों में मतभेद होने के कारण डलहौजी अवध की समस्या के हल को भी बचाना चाहता था। अंग्रेजों ने जब उससे उसका सम्मान और देश तक छीन लिया, वे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं मांगा। इंग्लैंड के अधिकारियों और लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट के आधार पर
13 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया और मूलतः कुप्रशासन का आरोप लगाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन के 8 वर्षों में अपनी सरकार के हितों में अनैतिक कार्य किए। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम के अंतर्गत अवध का विलय उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह एक प्रादेशिक वृद्धि थी। इस धारणा की पुष्टि करते कर्नल सदरलैंड लिखता है कि भारत में अन्य कोई ऐसा राज्य नहीं था जहाँ की कंपनी सरकार इतने नियमित रूप से तथा व्यर्थ रूप से हस्तक्षेप किया हो। स्लीमैन भी पूर्णतः वह पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी व अन्य अधिकारियों के कहने पर उन्होंने कुशासन होने की झूठी रिपोर्ट दी गई। डलहौजी के इस कार्य में तत्परता में सहयोग दिया, नवाब को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि लॉर्ड डलहौजी भी पूर्ण विलय का विरोधी था। उसने इसके बारे में अधिकारियों को लिखा भी। पंजाब का विलय कर लिया गया। उसके कूट प्रयासों से दक्षिण बर्मा भी मिला लिया गया। सिक्किम का विलय किया गया। गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर उसने 8 देशी राज्यों को अंग्रेजी राज्य का जबरदस्ती अंग बना लिया। अपनी इन सफलताओं के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अवध की समस्या का समाधान केवल मात्र वही कर सकता है। स्लीमैन और आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर उसने अवध का प्रशासन भ्रष्ट व दयनीय कंपनी के संचालकों को बताया। इन सब तथ्यों के होते हुए अवध का अस्तित्व समाप्त कर पूर्ण रूप से उसे कंपनी राज्य में मिलाने का वह पक्षधर नहीं था। इसके संदर्भ में हमें अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि P.E. रॉबर्ट के विचार भी व्यक्त किए गए। वह भी नवाब का अस्तित्व रखते हुए केवल अवध का प्रशासन कंपनी के हाथों में सौंपना चाहता था और स्वयं को कंपनी का हितैषी बताना चाहता था। अवध के विलय में संचालक मंडल के सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने तत्परता का प्रदर्शन किया। इन सदस्यों द्वारा जो निर्णय लिया गया, ब्रिटिश सरकार ने अवध के नवाब को सूचित किया। अब 1837 की संधि मृत पत्र अर्थात डेड लेटर समझी जाए। अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने नवाब की विलासिता, फिजूल खर्ची का आरोप लगाना एक आलोचना बताया। उसकी विलासिता के कारण प्रशासन का भ्रष्ट होना तथा जनता का दरिद्र होना बताया गया। निसंदेह अंतिम अवध नवाब वाजिद अली शाह अपनी विलासिता के लिए काफ़ी अपयश भी अर्जित कर चुका था। यह सब तथ्यात्मक मानते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों की यह कार्यवाही अवध के लोगों के हित के लिए की गई थी। अवध विलय के समय इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया शासन कर रही थी। साम्राज्यवाद उस समय इंग्लैंड में चरम सीमा को पहुंच रहा था और इंग्लैंडवासी एशिया के लोगों को असभ्य मानते हुए अपने शासन को अच्छा शासन बताकर कर्तव्यपरायण समझने लगे। उनकी इस प्रकार की धारणा ने अवध के विलय के लिए उन्हें प्रेरित किया। यह सब भारत के गवर्नर जनरल के एक मस्तिष्क की उपज थी कि किस प्रकार उन्होंने 1757 की क्रांति से लेकर 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया और स्वयं को इंग्लैंड के शासक के समक्ष उच्च बताने का अधिकार प्राप्त किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अवध के विलय को डकैती की चरम सीमा बताया है। हम जानते हैं कि बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य का प्रारंभिक उद्देश्य फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश या भारतीय साम्राज्य को हड़पना रहा है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता आने के बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति पर एकाधिकार स्थापित हो सकता था। उन्होंने प्रारंभ में वही क्षेत्र, वही राज्य को हड़पने का या अधिकृत करने का प्रयास किया जो उनके व्यापार वाणिज्य और राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर सकते थे। प्रारंभ में उन्होंने प्लासी के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी भारत को अधिकृत किया और 1775 में सूरत की संधि के माध्यम से मराठा को अधिकृत किया। इसी प्रकार उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली, टीपू सुल्तान को अपनी ओर कर या इन तीनों के बीच में पारस्परिक
फूट डालकर उन्हें उनकी एकता को भंग कर उनको धीरे धीरे अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। इसी प्रकार अवध को, पंजाब को अपने साम्राज्य में विलय कर उन्होंने चारों ओर भारत की राजनीतिक सत्ता को अधिकृत कर एकाधिकार स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते इस एमांशीय या साम्राज्य विस्तारवादी नीति को देखते हुए 1817 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक और आर्थिक शोषणात्मक नीति से बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण उन्होंने संगठित होकर आंदोलन करने का प्रयास किया, जो 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। बच्चों, कल 1857 की क्रांति ही पढ़ेंगे। किन कारणों से, कुछ कारण तो आपने पढ़ लिए, फिर भी कुछ प्रमुख कारण हैं जो 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी रहे। धन्यवाद।